हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज से जो आपके आगामी हॉस्टल वार्डन एग्जाम और बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, ये सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करें, इसको रेफर करें। इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब में सबसे पहले कोर्स सेक्शन में जाइएगा, उसके बाद कंप्यूटर साइंस क्लासेस फॉर सीजीपीएससी सीजी वेपन पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हुए इसकी डिटेल्स चेक करिएगा, फी स्ट्रक्चर चेक करिएगा, उसके बाद बाय नाउ में क्लिक करते हुए पेमेंट इनिशिएट करेगा और एक बार पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों का एक्सेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द टेक्नोलॉजी दैट हैज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ द वर्ल्ड, वह तकनीक जिसमें दुनिया के साथ बातचीत करने की क्षमता है। इन सभी टेक्नोलॉजीज में से उनमें से आपको बताना है वो टेक्नोलॉजी का क्या नाम है। AI, ML, IoT या IT। द टेक्नोलॉजी दैट हैज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, वह तकनीक जिसमें दुनिया के साथ बात करने की क्षमता है। इन सभी टेक्नोलॉजीज में से बताना है वो टेक्नोलॉजी का क्या नाम है। इसका सही आंसर है AI, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, तकनीक है जिसमें दुनिया के साथ बात करने की क्षमता है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो AI का फुल फॉर्म रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इसके बारे में और जाने तो इट हैज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने की इसमें क्षमता है। एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू मॉडल द वर्ल्ड, वर्ल्ड को ये मॉडल कर सकता है, सीख सकता है नई चीज़ें और नई परिस्थितियों में अपने को ढाल सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर, पहला तांत्रिका नेटवर्क कंप्यूटर इनमें से आपको बताना है कौन है। RFD, SNARC, AM या AN। ठीक है, पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर, द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर, इन सभी ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सही है। इसका सही आंसर है द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर इज SNARC। ठीक है, जो आपका SNARC आपका पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर था और ये किसके द्वारा बनाया गया था? मिन्स्क एंड एडमंड्स के द्वारा बनाया गया था 1956 में। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अ हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम दैट हैज़ द ऑटोनॉमी, सोशल एबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, एक हार्डवेयर आधारित प्रणाली जिसमें स्वायत्तता है, मतलब ऑटोनॉमी है, सामाजिक क्षमता है और प्रतिक्रियाशीलता है। इनमें से आपको बताना है वो क्या है। AI है, ऑटोनमस एजेंट है, एजेंसी है या बिहेवियर इंजीनियरिंग है। इसका सही आंसर है, कौन सा सिस्टम है? इसका सही आंसर है ऑटोनोमस एजेंट। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो ऑटोनोमस एजेंट एक हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम है। इसमें ऑटोनॉमी रहती है, सोशल एबिलिटी रहती है और रिएक्टिविटी करने की क्षमता रहती है। अगर इसके बारे में बात करें तो ऑटोनोमस एजेंट हैज़ द ऑटोनॉमी एंड द एबिलिटी टू ऑपरेट विदाउट द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड द अदर, इसमें खुद ब खुद ऑपरेट करने की क्षमता रहती है बिना किसी ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस से या इंटरवेंशन से। ठीक है, ध्यान रखना है, इसका सही आंसर ऑटोनोमस एजेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्टिकुलर सिस्टम दैट कंटेन इंटेलिजेंट एजेंट, एक विशेष प्रणाली जिसमें आपको इंटेलिजेंट एजेंट्स देखने को मिल जाएंगे। AI सिस्टम, एजेंसी या ऑटोनोमस सिस्टम या कंपनी। अ पर्टिकुलर सिस्टम दैट कंटेन इंटेलिजेंट एजेंट्स, एक विशेष प्रणाली जिसमें आपको इंटेलिजेंट एजेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इन सभी ऑप्शंस में से बताना है वो क्या सही है। इसका सही आंसर है एजेंसी में। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो क्या होती है? अ पर्टिकुलर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ इंटेलिजेंट एजेंट्स लाइक कंप्यूटर और रोबोट्स दैट कोऑपरेट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। में देखा जाए तो एक पर्टिकुलर सिस्टम रहता है, अगर उसमें इंटेलिजेंट एजेंट्स जैसे कंप्यूटर और रोबोट्स पाए जाते हैं, उसमें क्या रहता है? जितने सारी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन निकालने की क्षमता रहती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सिस्टम दैट कंटेन इंटेलिजेंट एजेंट्स, इंटेलिजेंट एजेंट से आपका मतलब है कंप्यूटर और रोबोट्स, उसको एजेंसी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, जो आपका चेहरा पहचानने की जो प्रणाली रहती है वो किस पर आधारित रहती है? अप्लाइड AI में, पैरेलल AI में, सीरियल AI में या स्ट्रॉन्ग AI में? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है जो आपका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम रहता है वो किस पे बेस रहता है। चेहरा पहचानने की जो प्रणाली है वो किस पे आधारित है? इसका सही आंसर है वो आधारित है आपके अप्लाइड AI में। अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है आपकी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम या चेहरा पहचानने की प्रणाली। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अप्लाइड
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस रहती है एंड इट हैज़ एन अप्रोच टू डेवलप द कमर्शियल स्मार्ट सिस्टम। ठीक है, इसका सही आंसर है जो आपकी फेशियल रिकग्निशन सिस्टम रहती है वो आपके अप्लाइड एआई के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और अ थिंग एम्बेडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक या सॉफ्टवेयर के साथ एम्बेडेड भौतिकी वस्तु या चीज का एक नेटवर्क, इनमें से क्या कहलाता है? एआई, एमएल, आईओटी या इंटरनेट। इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन देखा जाए तो। नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, याद रखना है आपको, आईओटी कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो IoT इज a network of physical objects or a thing embedded with the electronics and software। IoT क्या रहता है? नेटवर्क रहता है आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ों का जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर में पहले से एम्बेडेड रहते हैं। IoT allows the objects to control remotely across existing network। ठीक है, जो आपका नेटवर्क रहता है उसमें देखा जाए तो कंट्रोल प्रोवाइड करता है आपका IoT। IoT क्या रहता है? ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और अ थिंग एम्बेडेड विद द इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर रहेगा IoT। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, RFID स्टैंड फॉर। RFID का आपको पूरा नाम बताना है इन सभी ऑप्शंस में से। रैंडम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रैंडम फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन या रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन। RFID का पूरा नाम बताना है आपको। RFID किसके लिए स्टैंड करता है? इसका सही आंसर है बी। जो आपका RFID रहता है वो रहता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, RFID इसका रहता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वॉज अ प्री रिक्विजिट ऑफ IoT। ठीक है, जो आपका IoT है वो देखा जाए तो इसके लिए इसका ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपका RFID। RFID का फुल फॉर्म रहता है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ IoT, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा IoT के कार्य में शामिल नहीं है? RFID, सेंसर, नैनोटेक या सर्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ IoT, निम्नलिखित में से कौन IoT के कार्य में शामिल नहीं है? नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर है कौन शामिल नहीं है? जो आपका सर्वर रहता है वो शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो IoT वर्क्स फ्रॉम RFID टू सेंसर टू स्मार्ट टेक एंड देन टू नैनोटेक। ठीक है, इसके बारे में अगर इसके बारे में अगर बात करें, जो आपका IoT रहता है RFID के बेसिस पर काम करता है, फिर सेंसर, नैनोटेक, इन सभी बेसिस पे काम करता है, लेकिन सर्वर के बेसिस पे काम नहीं करता है। जो आपका IoT जिस प्रकार से काम करता है उसमें सर्वर इन्वॉल्व नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेकिंग द स्मॉलर एंड स्मॉलर थिंग हैज़ द एबिलिटी टू कनेक्ट एंड इंटरैक्ट, छोटी सी छोटी चीज़ों को बनाने में कनेक्ट और इंटरैक्ट करने की क्षमता होती है, उसको क्या कहा जाता है? माइक्रोटेक, स्मार्ट टेक, नैनोटेक या RFID। मेकिंग द स्मॉलर एंड स्मॉलर थिंग्स हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट एंड इंटरैक्ट, उसको किस टर्म से डिफाइन किया जाता है? उसको सही आंसर है, उसको बोला जाता है आपका नैनोटेक। ठीक है, नैनोटेक क्या रहता है? देखा जाए तो छोटी सी छोटी चीज़ों को बनाने में उसको कनेक्ट और इंटरैक्ट कराने की जो क्षमता रहती है, विकसित की जाती है, उसको नैनोटेक बोला जाता है। Nanotech is a term used when smaller things are made to interact and communicate। अगर छोटी से छोटी वस्तु को इंटरैक्ट और कम्युनिकेट करने की क्षमता रहती है उसमें उस प्रकार से बनाई जाती है, उसको नैनोटेक बोला जाता है। एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ IoT ऑल्सो। इसमें देखा जाए तो जो वर्किंग करता है IoT, इसमें भी इन्वॉल्व रहता है आपका नैनोटेक। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, वाईफाई स्टैंड फॉर। वाईफाई का आपको पूरा नाम बताना है। वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, वाइड फिडिलिटी या वैन फ्लेक्सिबिलिटी। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए। ठीक है, आपको वाईफाई का पूरा नाम बताना है, इसका सही आंसर है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। वाईफाई का पूरा नाम रहता है आपका वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई का पूरा नाम रहता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बोथ आउटडोर एंड इंडोर इन्वायरमेंट। वाईफाई का यूज़ देखा जाए तो आउटडोर और इंडोर इन्वायरमेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हर जगह की जाती है। अगला क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक सर्विस फॉर कार, मतलब कारों में जो निदान सेवा रहती है वो किस पे बेस्ड रहती है? MIPS, ऑटोबॉट्स, IoT असिस्टेंट या IoT। इन सभी ऑप्शंस में से बताना है जो आपके कार्स में डायग्नोस्टिक सर्विस रहती है वो किस पे बेस्ड रहती है?
MIPS, ऑटोबॉट्स, IoT असिस्टेंट या IoT, इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। इसका सही आंसर है वो बेस रहती है आपके ऑटोबॉट्स में। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो ऑटोबॉट इज़ अ डायग्नोस्टिक सर्विस फॉर कार। जो आपकी कार्स में बहुत सारी डायग्नोस्टिक सर्विस आपको देखने को मिल जाएंगी, वो ऑटोबॉट्स पे बेस रहती है। दिस सर्विस इज इंटीग्रेटेड विथ सेवरल वेब सर्विसेज। बहुत सारी वेब सर्विसेज के साथ इसको इंटीग्रेट करके देखा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑटोबॉट्स रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ IoT मतलब IoT के पिता किसे कहा जाता है? केविन एथरन, केविन आर्थर, केविन एस्टन या केविन थॉमस? द फादर ऑफ IoT के पिता इन सभी ऑप्शंस में से किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पिता या जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है इनके पिता कहा जाता है केविन एस्टन को। ठीक है, अगर इनके बारे में बात करें तो केविन एस्टन इज द फादर ऑफ IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को वो फादर, उनके जनक माना जाता है। ही बिलीव्स दैट IoT कुड टर्न द वर्ल्ड इनटू डेटा। देखा जाए तो डेटा डेटा बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे आने वाले फ्यूचर के हिसाब से। केविन एस्टन, उसको उनको बोला जाता है फादर ऑफ IoT, यानी IoT के जनक। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेवरल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली इन मतलब एक साथ कई निर्देशों का निष्पादन किसमें होता है? प्रोसेसिंग में, पैरेलल प्रोसेसिंग में, सीरियल प्रोसेसिंग में या मल्टीटास्किंग में? एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सेवरल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली इन मतलब एक साथ कई निर्देशों का निष्पादन, निर्देश जो दिए जाते हैं उनका एक साथ निष्पादन किसमें होता है? सही आंसर है इसका आपका पैरेलल प्रोसेसिंग में। ठीक है, आपके पैरेलल प्रोसेसिंग में बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है, इन पैरेलल प्रोसेसिंग सेवरल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। जितने भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं बहुत सारे उनका एक साथ देखा जाए तो एग्जीक्यूशन होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द कॉन्करेंट डेटा प्रोसेसिंग टू इंक्रीज द एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, ध्यान रखना है जो आपके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो साइमल्टेनियसली अगर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, निर्देशों का एक साथ निष्पादन होता है, उसको पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HMD स्टैंड फॉर, HMD का पूरा नाम बताना है। हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड मास्क्ड डिस्प्ले, हेड मेड डिस्प्ले या हेड माउंटेड डिटेक्शन? HMD स्टैंड फॉर, HMD का आपको पूरा नाम बताना है, इन सभी ऑप्शंस में से बताना है HMD का पूरा नाम। इसका सही आंसर उसको बोला जाता है हेड माउंटेड डिस्प्ले। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो HMD स्टैंड करता है आपके हेड माउंटेड डिस्प्ले। ये क्या रहता है? ए काइंड ऑफ स्टीरियो डिस्प्ले विथ टू मिनिएचर स्क्रीन एंड डेप्थ परसेप्शन। ठीक है, एक स्टीरियो डिस्प्ले रहता है जिसमें मिनिएचर स्क्रीन और डेप्थ परसेप्शन दिया जाता है। ठीक है, HMD इसका फुल फॉर्म रहता है हेड माउंटेड डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है, डैश कीप ट्रैक ऑफ पोजीशन। इनमें से आपको बताना है कौन देखा जाए तो जो स्थिति को ट्रैक करता है? मोशन एनालाइजर, मोशन ट्रैकर, HMD या SMD? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऑप्शन जो आपका पोजीशन है उसको ट्रैक करता है, स्थिति को ट्रैक करता है। इन सभी ऑप्शंस में से उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, मोशन ट्रैकर। ठीक है, जो आपका मोशन ट्रैकर रहता है, मोशन ट्रैकर कीप्स ट्रैक्स ऑफ पोजीशन, आपकी पोजीशन को ट्रैक करते हुए। अदर डिवाइसेस आर लाइक हेड ट्रैकर एंड बॉडी ट्रैकर। ठीक है, जो आपका मोशन ट्रैकर रहता है वो आपकी पोजीशन को ट्रैक करता है, और जो आपका मोशन एनालाइजर हो गया, HMD हो गया, SMD हो गया, ये किसको ट्रैक करता है? या तो हेड को ट्रैक करेगा या बॉडी को ट्रैक करता है, लेकिन आपको मोशन को जो ट्रैक करता है, पोजीशन को, जो आपकी पोजीशन को, स्थिति को ट्रैक करता है, उसको मोशन ट्रैकर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बूम स्टैंड फॉर, बूम का आपको मतलब बताना है। बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मैनेजर या बाइनरी ओमनी ओरिएंटेशन मैनेजर, बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर या बाइनरी ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है बूम। बूम स्टैंड फॉर, बूम का मतलब बताना है। इसका सही आंसर है जो आपका बूम है उसको फुल फॉर्म रहता है C, मतलब बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो बूम का फुल फॉर्म रहता है बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर। इट इज़ द टाइप ऑफ स्टीरियोस्कोपिक डिस्प्ले, डिस्प्ले रहता है गाइडेंस ऑफ द बॉक्स बाय द यूजर्स। ठीक है, जो आपका बूम रहता है वो स्टैंड करता है बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है, अ टर्म फॉर इल्यूजन ऑफ इमर्शन बाय प्रोजेक्टिंग स्टीरियो इमेज ऑन द वॉल्स एंड द फ्लोर ऑफ रूम।
एक कमरे की दीवार और फर्श में जो आपकी स्टीरियो छवि को प्रोजेक्ट करना और विसर्जन के भ्रम के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द इनमें से क्या है? केव, बूम, GUI या HMD? A term for illusion of immersion by projecting stereo image on the walls and the floor of a room, उसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, उसको केव बोला जाता है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो केव टर्म का यूज़ किया जाता है। मान लो कि एक कमरे की दीवार और फर्श में जो आपकी स्टीरियो छवि है उसको प्रोजेक्ट करके उसका विसर्जन में भ्रम के लिए एक शब्द का यूज़ किया जाता है, वो केव रहता है। केव देखा जाए तो किसके लिए स्टैंड करता है? केव ऑटोमेटिक वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके लिए स्टैंड करता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ अ मेडिएटेड इन्वायरमेंट विच क्रिएट द सेंसेशन इन अ यूजर ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन अ फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, यह एक बोल सकते हैं जो आपका फिजिकल सराउंडिंग रहता है, जो वातावरण रहता है, उसमें उपभोक्ताकर्ता को एक भौतिक आसपास मौजूद होने की अनुभूति पैदा करता है। इनमें से कौन? WWW, VR, HMD या GUI? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है वो कौन सा है। इसका सही आंसर है जो आपका VR है। जो आपका वर्चुअल रियलिटी रहता है ना, वो यूज़र को, उपभोक्ताकर्ता को एक भौतिक इन्वायरमेंट में, एक फिजिकल सराउंडिंग में आसपास मौजूद जितने भी होते हैं, उसके जितने भी इन्वायरमेंट, मेडिएटेड इन्वायरमेंट रहता है, उसमें मौजूद होने की अनुभूति पैदा करता है आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट। जो आपका वर्चुअल रियलिटी रहता है, वर्चुअल रियलिटी इज़ अ मेडिएटेड इन्वायरमेंट, एक देखा जाए तो कृत्रिम रूप से बनाया हुआ इन्वायरमेंट रहता है, विच क्रिएट्स द सेंसेशन इन ए यूज़र ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन फिजिकल इन्वायरमेंट। जो यूज़र वहाँ प्रेजेंट भी नहीं है लेकिन वो अनुभूति करा देता है यूज़र को कि वो फिजिकल इन्वायरमेंट में उस समय प्रेजेंट है, भले ही वो प्रेजेंट हो ना हो। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा वर्चुअल रियलिटी। अगला क्वेश्चन है, अ टर्म टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच अ यूज़र कैन मॉडिफाई फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ मेडिएटेड इन्वायरमेंट। एक शब्द जो वर्णित करता है उपभोक्ताकर्ता जो आपका मेडिएटेड इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है, मध्यस्थ वातावरण के रूप में, और समग्र को किसी हद तक संशोधन कर सकता है, उसको क्या बोला जाता है? विविडनेस, रिचनेस, इंटरैक्टिविटी या मैपिंग? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है उस क्षमता को क्या बोला जाता है जो यूज़र अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसको बोला जाता है, याद रखिएगा, इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी एक टर्म रहता है, वो एक से डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच यूज़र कैन मॉडिफाई फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ मेडिएटेड इन्वायरमेंट। मतलब इंटरएक्टिविटी उस टर्म को उपयोग होता है जब उपभोक्ताकर्ता अपने जितने भी मेडिएटेड इन्वायरमेंट रहते हैं और उसके जितनी भी सामग्री रहती है किस हद तक उसको संशोधन कर सकता है। इंटरएक्टिविटी इज ए एक्सटेंट टू विच यूजर कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ ए मेडिएटेड इन्वायरमेंट। जो आपका मेडिएटेड इन्वायरमेंट रहता है उसको किस हद तक वो मॉडिफाई कर सकता है। इट कंप्राइजेस ऑफ स्पीड एंड मैपिंग। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा इंटरएक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट इन विच अ सब्जेक्ट आर विजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल इन्वायरमेंट। एक प्रकार की वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट, वातावरण जिसमें यूज़र को, मतलब विषय को, वास्तविक वातावरण से अलग किया जाता है, इनमें क्या बोला जाता है? इमर्सिव, सेमी इमर्सिव, नॉन इमर्सिव या ऑगमेंटेड? इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, उसको बोला जाता है इमर्सिव। ठीक है, जो आपका इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी रहता है, एक ऐसा टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट रहता है इन विच सब्जेक्ट आर विजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल इन्वायरमेंट। जो आपके विषय रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं, उसको वास्तविक वातावरण से अलग किया जाता है। ठीक है, इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी में, आपके इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी में सब्जेक्ट्स आर विजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल इन्वायरमेंट, रियल इन्वायरमेंट से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। अ वर्चुअल स्कीम इज रिस्पॉन्डिंग टू द सब्जेक्ट एक्शन। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट द थ्री डायमेंशनल सीन इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब एक प्रकार की वर्चुअल रियलिटी वातावरण जिसमें आपकी थ्री डायमेंशनल जो दृश्य रहते हैं उसको भौतिक वातावरण का एक हिस्सा मान लिया जाता है। इसमें इमर्सिव में, सेमी इमर्सिव में, नॉन इमर्सिव में या ऑगमेंटेड में? इसका सही आंसर है किसमें मान लिया जाता है? आपके नॉन इमर्सिव वाले में। ठीक है, जो आपका नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी रहता है, जितने भी आपके थ्री डायमेंशनल सीन रहते हैं उसको देखा जाए तो कंसीडर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट।
दिस हैपन इन आपका नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट, द सब्जेक्ट डू फुल्ली रिस्पॉन्ड इन रियल इन्वायरमेंट। ठीक है, ध्यान रखना है जो आपका नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी वातावरण रहता है उसमें आपके आयामी जितने भी 3D ऑब्जेक्ट रहते हैं उसको भौतिक वातावरण का एक हिस्सा मान लिया जाता है नॉन इमर्सिव वाले में। अगला क्वेश्चन है, इन दिस टाइप ऑफ VR इन्वायरमेंट द सब्जेक्ट कैन परफॉर्म बोथ द रियल एंड द वर्चुअल इन्वायरमेंट। मतलब एक प्रकार की VR वातावरण में विषय वास्तविक और आभासी वातावरण दोनों में प्रदर्शन कर सकता है। इसमें इमर्सिव में, सेमी इमर्सिव में, नॉन इमर्सिव में या ऑगमेंटेड में। ठीक है, इनमें से आपको बताना है किसमें। इसका सही आंसर है आपके सेमी इमर्सिव में। ठीक है, जो आपका सेमी इमर्सिव VR इन्वायरमेंट रहता है उसमें जो सब्जेक्ट रहता है देखा जाए तो आपके वास्तविक और आभासी वातावरण दोनों में प्रदर्शन कर सकता है। सेमी इमर्सिव देखा जाए तो प्रोवाइड करता है एक ऐसा एक्सपीरियंस पार्शली बेस रहता है आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट में। अगला क्वेश्चन है, डैश रेफरिंग टू द रिन्यूइंग एंड चेंजिंग कंपोनेंट्स लाइक इंक्रीजिंग द मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क कैपेबिलिटीज और एडिंग स्पीकर और मॉडेम। एक मुख्य मॉडेम या हार्डवेयर डिस्क क्षमता बढ़ाने या स्पीकर या मॉडेम आदि को जोड़ने जैसे घटकों को जो आपका नवीकृत या बदलने का उल्लेख करता है उससे क्या बोला जाता है? ग्रेड्स, प्रोसोडी या सिंथेसिस या अपग्रेड्स। ठीक है, इन सभी ऑप्शंस में से बताना है उसको क्या बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, उसको बोला जाता है अपग्रेड्स। ठीक है, जो आपके अपग्रेड्स रहते हैं, जो आपके मुख्य मेमोरी हो गए, आपके हार्ड डिस्क हो गए, उसकी क्षमता को बढ़ाने, स्पीकर या मॉडेम आदि को जोड़ने जैसे घटकों को आपका नवीकृत या बदलने की उल्लेख करना उसको अपग्रेड्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अपग्रेड्स आर द राइट टर्म टू बी यूज। अपग्रेड्स आर इंस्टॉल टू रिन्यू और इम्प्लीमेंट द न्यू फीचर्स। न्यू फीचर्स को रिन्यू और इम्प्लीमेंट करने के लिए अपग्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेप्ट फॉर अपग्रेड हार्डवेयर इज नॉर्मली वन टाइम एक्सपेंस। ठीक है, जो आपके अपग्रेड्स रहते हैं फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूट फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम। मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए प्रतिस्थापित और रोम में संग्रहित किया गया है, इनमें से क्या? सिंक्रोनाइज सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर या मिडिलवेयर। इस सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूट फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, उसको फर्मवेयर बोला जाता है। ठीक है, जो आपका फर्मवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूट रहता है हार्डवेयर, उसको रोम में स्टोर करके रखा जाता है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, किसी भी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और जो आपका फर्मवेयर है एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द हार्डवेयर एंड सिस्टम। जो आपके फर्मवेयर रहते हैं लिंक रहते हैं आपके हार्डवेयर और सिस्टम को। ठीक है, लिंक रहते हैं हार्डवेयर और सिस्टम के बीच में। एंड इट इज स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी, और आपके रोम में स्टोर करके रखे जाते हैं आपके फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन है, MOM स्टैंड फॉर। MOM का आपको अर्थ बताना है इन सभी ऑप्शंस में से। मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर या मेल ओरिएंटेड मिडिलवेयर, मिडिलवेयर ऑफ मैसेजेस या मेन ऑब्जेक्ट मिडिलवेयर। MOM स्टैंड फॉर। MOM का अर्थ बताना है इन सभी ऑप्शंस में से। इसका सही आंसर है MOM किसके लिए स्टैंड करता है? आपका A के लिए, मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो MOM आपका मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर रहता है। इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना, उसको MOM बोला जाता है। उसका फुल फॉर्म रहता है मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही कवर करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।